नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, बहुत अभिनंदन। सर, बुधवार को जो तमाशा लोकसभा में हुआ, 5 बजे पीएम मोदी बोलने वाले थे और उनकी सीट को किस तरह से ऑपोजिशन की महिला सांसदों ने घेर लिया था। यहां तक अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पीएम पर अटैक भी कर सकती थी। उसके बाद क्या आपको लगता है कि आज पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे या सिर्फ राज्यसभा में बोलेंगे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद अब वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब नहीं देंगे। मुझे 4 प्रधानमंत्रियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने मेरे दिमाग में इस समय घूम रहे हैं। मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे। उनकी गैर मौजूदगी में राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठकर के कहा था कि जो अध्यादेश मनमोहन सरकार ने लालू को बचाने के लिए पारित किया है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में इनकी ये राय थी। दूसरे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जब उनकी डेथ हुई तो जो उनके करीबी थे और कांग्रेस में भी कुछ वरिष्ठ नेता थे, उनकी इच्छा थी कि चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, 5 साल प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो उनकी डेड बॉडी को दर्शनों के लिए कांग्रेस ऑफिस में रखा जाए 24 अकबर रोड में। करीब 1.5-2 घंटे तक वो जहां शास्त्री स्मारक बना हुआ है उस राउंड अबाउट के पास उनकी वो गाड़ी खड़ी रही और सोनिया गांधी ने उनकी डेड बॉडी को कांग्रेस ऑफिस में नहीं जाने दिया गया, उनको वो सम्मान नहीं देने दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो है, बड़ा वायरल उस समय भी हुआ था, बाद में भी वो वायरल ही रहता है। उसको आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी पर वो किस तरीके से भड़क रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने उनका भी अपमान करने की कोशिश की थी जब वो प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने लिखित भाषण में किया था। और चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और इन 11-11.5 सालों में जिन्होंने देश की एक तरीके से काया पलट करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, यानी रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, पूंजी निवेश, तमाम जितने पैरामीटर्स होते हैं, और गरीबों को घर बना करके देना और तमाम तरह की सुविधाएं देना, इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की साख बढ़ी है, भारत के प्रधानमंत्री को 29 देश इंक्लूडिंग रूस और अमेरिका अब तक अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। पिछले 6 महीने के भीतर 5 बड़े देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई है, ये अभूतपूर्व है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह का माहौल देश में बनाया जाए और सदन के भीतर बनाया जाए, उनकी टोपी उछालने की कोशिश की जाए, और जब उनके बोलने का समय है 5 बजे का, जो घोषित है, मीडिया में आ चुका, सब टेलीविजन चैनलों के सामने बैठ चुके, हमारे आपके जैसे लोग भी जिनको प्रोग्राम करने होते हैं, जो कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठते हैं कि बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने क्या कही हैं, वो सब तैयार थे सुनने के लिए। लेकिन अचानक हम क्या दृश्य देखते हैं, जैसे ही 5 बजे सदन दोबारा बैठा, वैसे ही कांग्रेस के और कुछ उनके सहयोगियों के लोग आसंदी के सामने कूद पड़े, नारेबाजी फिर से शुरू कर दी गई। पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है कि प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है उसका जवाब देने वाले हैं, और इन्होंने वहां पर तमाशा करना शुरू कर दिया। उससे पहले 4 बार दिन में लोकसभा स्थगित हो चुकी थी हंगामे की वजह से। एक और दृश्य देखने को मिला कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद आसंदी को भी पार करके, जो सत्ता पक्ष की बेंचें होती हैं और जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं,
वहां पहुंच गई एक बड़ा सा बैनर लेकर के। ये हदें पार करने की, मतलब सारी हदें पार करने की पराकाष्ठा थी। कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री की चेयर के पास जाकर के कोई इस तरह की हिमाकत करे, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से कराया गया। और इसके पीछे कौन है, मुझे बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक समझदार हैं, उनको सब पता है कि ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की करतूत थी। वो उनके आदेश का पालन कर रही थी। और जो मनोज तिवारी और कुछ दूसरे सांसदों ने कहा कि आखिरी समय पर इसलिए सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई कि कहीं प्रधानमंत्री के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि जो मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने अटल जी का सम्मान नहीं किया, वो मौजूदा प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कांग्रेस की खाल में घुस भर रखा है। आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती जा रही है और कांग्रेस राज्य दर राज्य हार का वर्ण करती जा रही है। तो इनको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, वो सारी देश के सामने अगर प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण के जवाब में ये देश के सामने रख दी, दुनिया के सामने रख दी, तो जितना ये नैरेटिव लेकर के आए थे अब तक, जो इन्होंने आबो हवा बना रखी है, जो झूठ बोल रखे हैं, यूएस डील के साथ फिर एक बड़ा झूठ बोला कि साहब किसानों के साथ इन्होंने समझौता कर दिया, किसान बर्बाद हो जाएंगे, तमाम तरह की बातें, इस तरह की चीजें, जैसा 3 कृषि कानूनों को काले कानून बता करके 13 महीने तक यहाँ ड्रामा कराया गया था दिल्ली में, उसी तरह की तैयारी फिर से ये लोग कर रहे हैं और झूठ बोल करके कि इस यूएस डील में किसानों से समझौता कर लिया गया है। तो पीयूष गोयल को सदन में भी वक्तव्य देना पड़ा, दोनों सदनों में, और अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी और बताया कि जो डेयरी उद्योग है और जो डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये पूरी तरह संरक्षित हैं। और कौन नहीं जानता है, ये नहीं जानते हैं कि पिछले 8 महीने में जितने दौर की बातचीत हुई है, हमेशा गाड़ी इन्हीं 2 मुद्दों पर अटकती रही है। बिल्कुल। भारत अड़ा हुआ था कि हम ये क्षेत्र अमेरिका के उत्पादों के लिए नहीं खोलेंगे। अमेरिका चाह रहा था बार बार, जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का अटैक था, भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ऐसा है वैसा है, ये सब केवल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि दरवाजे खोल दिए जाएं। भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ और झक मार करके अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना पड़ा कि भाई अगर ये इतने देशों से डील कर चुके हैं, एफटीए साइन कर चुके हैं, और उनका एक्सपोर्ट हमारे तमाम पाबंदियों के बावजूद, 50% टैरिफ थोपने के बावजूद, अगर 14% उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो फिर हमारे ये सारे जितने भी उछल कूद है और जो पाबंदियां हैं और जो टैरिफ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो हम नुकसान में क्यों रहे? इसलिए उन्होंने 50% टैरिफ से सीधा 18% किया है। तो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं इन उपलब्धियों को। प्रधानमंत्री का जब भाषण होता है तो इनके सारे नैरेटिव को धता बता देते हैं, इनके पुराने सारे कारनामों को देश के सामने ले आते हैं, और जो उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी देश के सामने ले आते हैं। इसलिए इन्होंने ये हंगामा किया और इस बार ये प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहते थे, इसीलिए लेडीज को आगे किया गया। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसका आपने इंडिकेशन दिया कि प्रधानमंत्री शायद लोकसभा में अवॉइड करें बोलना, क्योंकि लोकसभा में ये ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं, ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, शायद वो राज्यसभा में बोले। तो मेरी इसमें राय ये है अंजू जी कि प्रधानमंत्री कतई ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से डरने वालों में से नहीं है। वो टिट फॉर टैट में यकीन रखते हैं, लेकिन बहुत धीर गंभीर आदमी हैं,
व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये उन्होंने यूएस की ट्रेड डील के साथ भी जिस तरीके से ट्रंप को डील किया है, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है। वो इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी ठंडे दिमाग से ही काम कर रहे हैं। तो राज्यसभा में अगर बोले और लोकसभा में नहीं बोले तो इसके बड़े गलत संदेश भी जा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वो या तो लोकसभा में माहौल ठीक होगा, नहीं होगा तो एक और रास्ता है जो थोड़ा सा अप्रिय है लेकिन वो करना पड़ सकता है। एक दिन के लिए हो सकता है कि विपक्ष के बवाली सांसदों को निलंबित करके बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वो कोई सुखद स्टेप नहीं होगा। एक दिन की बात है, जब वो उनका भाषण होगा अगले दिन से वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये अप्रिय फैसला होगा और बहुत सोच समझ के लिया जाएगा, क्योंकि ये इसका भी गलत यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे। और राज्यसभा में अगर उनको मजबूरी में भाषण देना पड़ा, जवाब देना पड़ा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का, तो ये किसी और के लिए नहीं, ये विपक्ष के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। हमने सबने वो विजुअल देखे किस तरह से महिला सांसद वहां पर आकर खड़ी हो गई थी उनकी सीट के पास, और जो तमाशा राहुल गांधी ने संसद भवन की सीढ़ियों पर किया वो भी कम शर्मनाक नहीं था सर। कैसे वो रवनीत बिट्टू को ट्रेटर बता रहे, गद्दार बता रहे, जैसे स्कूल के मॉनिटर नहीं होते सर, बचकानी हरकतें करते वैसे लग रहे थे राहुल गांधी ये सब करते हुए। दोनों भाई बहन ने, एक ने बाहर माहौल खराब किया और दूसरी ने रणनीति बनाई कि पीएम मोदी को भाषण देने ही ना दिया जाए, उनकी सीट को घेर लिया जाए। देखिए, ये नशे में हैं। अब किस तरह का नशा है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। ये नशा खानदान का भी हो सकता है कि हमारे यहाँ तो 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं। ये नशा वो भी है जिसकी चर्चाएं आमतौर पर होती रहती है कि इनका जरा नार्को टेस्ट ही करा लिया जाए। कुछ ऐसा तो नहीं है कि सुबह ही सुबह फूंक करके शुरू हो जाते हैं, या इनको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तो शहंशाह हैं, इसलिए किसी के साथ कुछ भी मिसबिहेव कर सकते हैं। आपका मतलब क्या है भाई रवनीत बिट्टू से? रवनीत बिट्टू आपकी पार्टी में कभी हुआ करते थे, आज वो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार में एक सम्मानित मंत्री हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये नशा है, ये घमंड है कि साहब हमारे परिवार ने तो बड़ी शहादतें दी हुई हैं। एक तो मैं शायद आपके प्रोग्राम में या कहीं और मैं ये ऑलरेडी कह चुका कि ना तो राजीव गांधी ने शहादत दी थी, ना इंदिरा गांधी ने शहादत दी थी। वो कोई सरहद पर जाकर के नहीं लड़े थे। इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था। हरमंदर साहब और अकाल तख्त पर सेना की कार्रवाई में बहुत बड़ी क्षति हो गई थी, सिखों की भावनाएं आहत हुई थी और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के आतंकवादियों ने श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में इसलिए की थी क्योंकि वो लिट्टे के खिलाफ शांति सेना के रूप में भारतीय मिलिट्री को श्रीलंका भेजे जाने से और उनके खिलाफ कार्रवाई से बहुत नाराज थे। तो इंदिरा गांधी की ये बाद में खबरें आई कि उनको कहा गया था कि आप सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दीजिए कुछ समय के लिए, बाद में सोचिएगा। वो नहीं मानी थी तो किसकी गलती थी? और राजीव गांधी जब उनकी हत्या की गई तब चंद्रशेखर सरकार थी, कांग्रेस उसको समर्थन दे रही थी। तो आपकी समर्थित सरकार के समय उनकी सुरक्षा में कोई कमी रही तो ये किसकी गलती थी? और इन दोनों को शहादत तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है। लेकिन रवनीत बिट्टू के जो दादा थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह, उनकी शख्सियत को पूरी दुनिया जानती है। केपीएस गिल के साथ, रिबेरो के साथ, कई दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने पंजाब में जिस तरीके से आतंकवाद का उन्मूलन किया, उसकी कीमत उनको जान देकर के चुकानी पड़ी। अगस्त 1995 में जब पंजाब सचिवालय में वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे,
उस समय एक आत्मघाती दस्ते ने उनको उड़ा दिया, उनके कई सुरक्षाकर्मी और सहयोगी उसमें मारे गए थे। तो आप एक ऐसे परिवार के चिराग को आप रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोलेंगे कि ये देखो इसका चेहरा देखो, हमारा यार गद्दार है, इस तरह की बातें आप कहेंगे, कौन सुनेगा भाई? और फिर गद्दार कह करके आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं मिलाने के लिए। तो भाई रवनीत बिट्टू भी सरदार है, पगड़ी उन्होंने दिखाई कि ये गुरुओं की पहचान है, और जिसके सिर पर गुरुओं की पगड़ी होती है वो ऐसे परिवार के लोगों से हाथ नहीं मिलाएगा जिनके हाथ सिखों के कत्लेआम से रंगे हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है? गुरुद्वारों को गिरवाया है, अकाल तख्त पर निशान बनवाए हैं। आपसे तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या रह गई? नहीं, क्या रह गई राहुल गांधी की? वो तो सुना करके चले गए ना, आप क्या उखाड़ लेंगे भाई उनका? तो आप अगर किसी को सम्मान नहीं देंगे, अगर किसी का अपमान करने की कोशिश करेंगे, मैंने दोपहर के अपने प्रोग्राम में कहा था कि वो जो गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे इधर उधर खड़े होकर के कुछ लोंडे लफाड़े आते जाते लोगों पर तंज कसते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, हल्का फुल्का धक्की मुक्की करके उसमें आनंद की अनुभूति लेते हैं, वही हाल राहुल गांधी ने अपना बना लिया है कि कुछ ऐसे चमचे किस्म के लोग इनके इर्द गिर्द रहते हैं जो इनकी किसी भी उल्टी सीधी हरकतों पर ही करके हंसने लगते हैं और ये खुश हो जाते हैं कि देखो मेरी तारीफ हो रही है, मैंने बहुत बढ़िया काम किया, मैंने बहुत महान काम किया है। तो आप अगर इस अवस्था में पहुंच चुके हैं और अपनी पार्टी को पहुंचा चुके हैं, तो एक बड़ा सीधा सा संदेश इस देश की पब्लिक को बार बार और रोजाना भेज रहे हैं। और वो संदेश क्या है अंजू जी? कि मैं नॉन सीरियस पर्सन हूं, मैं इस देश की कमान संभालने के काबिल नहीं हूं, मैं तो अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाया, उसका भी मैंने कबाड़ा कर दिया, और रोजाना मैं 1 फुट गहरा गड्ढा खोद रहा हूं और पार्टी को उसमें धकेलता जा रहा हूं। 90 से ज्यादा बार राज्यों में पार्टी को हरवा चुका हूं, 3 बार लोकसभा में हरवा चुका हूं, आगे जो 5 और राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उनमें भी बेड़ा गर्क करने को तैयार हूं, और लगातार ये पार्टी को गर्त में पहुंचा रहे हैं। यही इनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के लिए है। देश के लिए तो भूल जाइए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। सर यही कंट्रीब्यूशन है, बार बार यही देखने को मिलता है। आपको याद होगा पिछले साल भी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर कल्याण बनर्जी के साथ मिलकर कैसे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर वीडियो बना रहे थे, हा ही कर रहे थे। भूल जाते हैं कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लेकिन सर जिस पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अध लिखी किताब को, अनपब्लिश किताब को लेकर ये घूम रहे हैं, सर क्या साबित करना चाहते हैं? उसमें ऐसा क्या है? उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया लोकसभा के अंदर की मैं जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनका कैरेक्टर बताना चाहता हूं, पीएम मोदी का कैरेक्टर बताना चाहता हूं। सर ये क्या है? यहां पर भी कहीं ना कहीं चीनी प्रोपेगेंडा हाथ में लेकर घूम रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि नरवणे ने अपनी किताब में गलवान की बात की थी, ये डोकलाम की बात करते जा रहे थे। देखिए इसके 2-3 पहलू हैं, वो समझना पड़ेगा। जब एमएम नरवणे सेना अध्यक्ष थे, उनको लगता था कि मुझे सीडीएस बनाया जा सकता है या मेरे सीडीएस बनने के चांसेस हैं। रिटायर हो गए, सीडीएस नहीं बनाया गया उनको। तो ये एक उनके मन में गांठ है कि मुझे सीडीएस नहीं बनाया गया। तो भाई जरूरी थोड़ा है कि आपको सीडीएस बनाया जाए। हो सकता है गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी सूचनाएं हों जिनके चलते आपको सीडीएस ना बनाने का फैसला लिया गया हो। बहुत सारी चीजें, ठीक है, आप सेना अध्यक्ष हैं, आप अवार्ड धारी हैं, आपके बहुत सारी फीस लगी हुई हैं, आपकी सेवाओं को नमन है। करीब 3 साल का उनका सेवा काल रहा है। लेकिन मैं एक और
लेफ्टिनेंट जनरल का बयान सुन रहा था, मुझे नाम एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सॉलिड बातें करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं मौके पर होता, पूर्वी कमांड के जो उस समय कमांडर थे जोशी साहब, जो इनको रिपोर्ट कर रहे थे, कि अगर मैं उनकी जगह होता तो ना मुझे सेना अध्यक्ष को फोन करने की जरूरत थी, संपर्क करने की जरूरत थी कि 4 टैंक अगर आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है। मैं तो वहीं ठोक देता उनको, मैं तो वहीं डिसीजन लेता, पहले मैं वो काम करता, उसके बाद मैं सेना अध्यक्ष को बताता और सेना अध्यक्ष ऊपर कन्वे करते डिफेंस मिनिस्टर को या एनएसए को या प्रधानमंत्री को, जिनको भी करना होता। आप 4 टैंक वहां से आ रहे हैं तो आपका पूर्वी क्षेत्र का कमांडर फैसला नहीं ले पा रहा। चलो ठीक है, कई बार ये होता है कि भाई पूर्वी कमांडर नहीं फैसला ले रहा है तो सेना अध्यक्ष को फैसला लेना चाहिए था। सेना अध्यक्ष की टांगे क्यों कांप रही हैं भाई? आप असमंजस में क्यों हैं? आपका ये दायित्व था कि आप फैसला लेते, लेकिन वो भी फैसला लेने को तैयार नहीं थे। वो डिफेंस मिनिस्टर को बता रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कन्वे किया या एनएसए ने कन्वे किया या सीडीएस ने कन्वे किया प्रधानमंत्री को। सीडीएस तो उस समय कोई था नहीं, रावत साहब की डेथ हो चुकी थी और तब तक कोई सीडीएस बना नहीं था। प्रधानमंत्री के पास मैसेज छोड़ा गया कि ऐसे ऐसे है। आधा पौना घंटा हमेशा लगता है विचार विमर्श में, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, फिर उधर से क्या रिएक्शन होगा, कहीं युद्ध तो शुरू नहीं हो जाएगा। दूसरी बार जब संपर्क किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित समझो वो करो। इससे खुला हैंड और क्या हो सकता है सेना के लिए? भाई आप मौके पे हैं, आप परिस्थितियों को देखिए, फैसला करिए, जो आप करेंगे हम आपके साथ हैं। इससे खुला हैंड और क्या होगा? और पहलगाम के बाद भी यही हुआ था। जो भी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है, कौन सी मिसाइल यूज करनी है, कौन सी टाइमिंग लेनी है, वो तो सेना तय कर रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, अब आप तय करिए आपको क्या करना है, कौन सी कार्रवाई करनी है। फिर तो सारा सेना ने किया है ना। प्रधानमंत्री थोड़ा ब्रह्मोस पर बैठ करके गए थे, या प्रधानमंत्री थोड़ा वहां गलवान घाटी में जाने वाले थे या कैलाश रेंज में जाने वाले थे जहां वो 4 टैंक आ रहे थे। तो ये सारा ड्रामा जानबूझ करके रचा गया और नरवणे को ये लिखने की अपनी पुस्तक में जरूरत बिल्कुल नहीं थी। जो उन्होंने एक लाइन लिखी है कि मेरे सिर पर ही फैसला लेने का भार डाल दिया गया। ये लिखने की बातें होती हैं क्या? आप सेना अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष हैं भैया, आप फैसला नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और आपको फ्री हैंड दिया है प्रधानमंत्री ने, कहा है कि जो उचित समझो वो करो। तो आप ये लिख रहे हैं कि मेरे सिर पर जो है वो फैसला डाल दिया गया। तो ये नरवणे का जो फ्रस्ट्रेशन है उस पर भी इस देश के मीडिया में चर्चा होनी चाहिए कि आप अगर सेना अध्यक्ष थे और आपकी ख्वाहिश थी कि आप सीडीएस बन जाए, वैसे उस समय भी ये माना गया कि अग्निवीर को लेकर के नरवणे जो है वो दोहरा चरित्र का प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया में कुछ कह रहे थे, गवर्नमेंट से कुछ और कह रहे थे अग्निवीर को लेकर के। तो इनकी वहां डबल स्टैंडर्ड देखे गए थे, इसलिए इनको सीडीएस नहीं बनाया गया। कुछ और मसले भी होंगे और जिनका पता नहीं चलता है मीडिया को या दूसरे लोगों को, पर ये इतना सीधा साधा मामला है नहीं। इन्होंने जानबूझ करके एक ऐसी पुस्तक को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया जिसकी प्रकाशित करने की परमिशन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से आई नहीं है। तो राहुल गांधी ने अगेन एक क्रिमिनल एक्ट किया है। उस पब्लिशर ने भी कॉपी देकर के एक क्रिमिनल एक्ट किया है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी इन पर मुकदमे कायम होने चाहिए। अब ये देखना है कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ये करती है या नहीं करती है।
सर, और जो बातें राहुल गांधी कल कह रहे थे सदन के बाहर खड़े होकर कि उनको अबैंडन कर दिया गया, उनको अकेला छोड़ दिया गया। सर, आप इतनी बड़ी फौज के चीफ हैं, आपको तो खुद आगे बढ़ के कदम उठा के उसी वक्त फैसला करना चाहिए था। जब से मोदी आए हैं तब नहीं, से तो फ्री हैंड दिया अगर गया है। अगर राहुल गांधी को ये समझ नहीं है कि एक सेना अध्यक्ष के नीचे कितनी मिलिट्री है और मिलिट्री की भी कितनी विंग है, तो इसमें किसी और का क्या कसूर है? अकेला कहां से हो जाता है सेना अध्यक्ष? वो तो लाखों सेना के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल। कैसे अकेला है वो? दूसरे, एक और इंटरेस्टिंग बात, अंजू जी, ये 4 दिन से बवाल चल रहा है ना नरवणे की पुस्तक पर। नरवणे का कोई एक स्टेटमेंट आया इन 4 दिनों में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया, कोई खंडन खामोश है। कोई खंडन किया उन्होंने? नहीं। या उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की कि साहब मेरी पुस्तक का नाम लेकर के आप एक गलत मैसेज दे रहे हो या देश में एक गलत माहौल बना रहे हो? बिल्कुल नहीं। बस आप इससे समझ लीजिए कि खेल क्या हो रहा है ये। सर, वो इस बात से भी तो खुंदक में है ना कि मेरी किताब पब्लिश नहीं होने दी, मैं तो बहुत बड़ा राइटर हूं। सर, एक चीज और है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है ना, जिसका पालन सबको करना पड़ता है। वो तो इतने संवेदनशील पद पर रहे हैं, उनके समय में तो पता नहीं कितने ऐसे काम किए गए होंगे आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, सरकार के बीच में, जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और वो किताब में ये सारी बातें लिख रहे हैं कि मेरे पे सारा दारोमदार छोड़ दिया। अरे तुम कोई जवान थोड़े थे, तुम्हारे कंधे पर सब कुछ छोड़ दिया, तुम आर्मी चीफ थे, डिसीजन नहीं ले सकते हो या केपेबल नहीं हो डिसीजन लेने में, तो फिर इसमें हमारी गलती है या सरकार की गलती है? किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। तो ये किताब तो उल्टे नरवणे को सर कटघरे में खड़ा करती कि आप डिसीजन भी नहीं ले पाए उस वक्त, जब आपको ऊपर से कह दिया गया था कि जो उचित लगे वो कदम उठाओ। आप सोचिए खुद कितने इनकॉम्पिटेंट नजर आ रहे हैं इस किताब के चलते पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे। 2022 में रिटायर हुए थे ये, बहुत जल्दी थी किताब लिखने की। 2027 में इनके रिटायरमेंट के 5 साल पूरे होने हैं। नियम कायदे कानून ये हैं कि पूर्व सेना अधिकारी रिटायरमेंट के बीच, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई किताब लिखते हैं तो उनके सेवा काल से 5 साल बाद उनकी पुस्तक का प्रकाशन होगा। तो 2027 में पुस्तक का प्रकाशन हो सकता है। 5 साल का पीरियड इसलिए लिया जाता है कि बहुत संवेदनशील डिसीजन इस बीच लिए गए हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं चीन के साथ एलएसी बॉर्डर पर, जो अगर प्रकाशित कर दी जाए, पब्लिक डोमेन में दे दी जाए, तो फिर से दोनों देशों के बीच में कुछ तनातनी हो सकती है। क्या इस बात की समझ सेना अध्यक्ष को नहीं होती है? तो ये जो मैं कह रहा हूं एक बड़ा खेल है। ये गेम कहां तक जाएगा, और ये जो इनके साथ राहुल गांधी के साथ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी खड़े हुए दिखाई देते हैं, इनमें से कई को अलग अलग टीवी चैनलों पर भी बुलाया जाता है बोलने के लिए, और वहां वो किस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले बयान देते हैं, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। बिल्कुल सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक मेजर जनरल हैं जो ये कह रहे थे डर किस लिए रहे हैं नरवणे साहब, उनको तो सच्चाई बतानी चाहिए, सामने आना चाहिए, क्या छिपाना है। और सर, अगर कार्रवाई उन लोगों पर होती है जिनको ये किताबें मिली पब्लिश है, और जो उस अनपब्लिश किताब को लेकर घूम रहे थे, उन पर तो नरवणे साहब भी तो कटघरे में आएंगे कि ये किताब आ कैसे गई, और अभी खामोश क्यों है, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इन्होंने मेरी किताब चोरी कर ली, मैंने तो दी नहीं थी। अगर वो नहीं बोल रहे तो खेल बहुत लंबा है और इसके दायरे में बहुत लोग आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ये किताब, अनपब्लिश किताब, लहरा लहरा कर उसके बारे में बोल बोलकर आ बैल मुझे मार नहीं कर लिया। आज देखिए निशिकांत दुबे ने किस तरह से बखियां उधेड़ दी, वो तो पता नहीं कितनी सारी किताबें लेकर आ गए थे, सबका बखान उन्होंने कर दिया संसद के अंदर खड़े होकर। जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते, ये निशिकांत दुबे ने बताया है। सर, कितनी सारी किताबें थी जिनका उल्लेख उन्होंने किया, मैं देख रही थी उस वक्त, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है कि कौन आसीन थे लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर, वो बोलते रह गए, नहीं बोल सकते, लेकिन वो कह रहे थे ये किताबें तो पब्लिक डोमेन में भाई, पब्लिश्ड है, ऑथेंटिक है, लेकिन जिसको लेकर राहुल गांधी घूम रहा है वो तो अनपब्लिश्ड है। ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी?
उसके बावजूद राहुल रायता फैला रहे सर। तो फिर अब उनको, अब जब कब्रें उखड़ेंगी सर, तो पता नहीं कहां कहां तक बात जाएगी। वो तो नेहरू के जमाने से, एडविना के जमाने से कहां कहां तक पहुंच गए, इंदिरा गांधी तक पहुंच गए, मुथैया की किताब तक पहुंच गए सर। तो अब झेले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस करतूत को। बिल्कुल। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है और प्रधानमंत्री का संबोधन कब होता है। प्रधानमंत्री के इस भाषण का देश बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है अंजू जी, जिसको रोकने की कोशिशें कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, जितने ये नैरेटिव बनाते हैं, जितने ये झूठ बोलते हैं, जितनी मक्कारी करते हैं, उन सबको ध्वस्त करके रख देते हैं प्रधानमंत्री। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और इस बीच तो उनकी झोली में बहुत कुछ है बताने के लिए। पिछले 6 महीने में जो 5 बड़ी ट्रेड डील हुई हैं, वो भारत की किस्मत बदलने वाली हैं अगले कुछ सालों में। इनको डर इस बात का है कि अगर ये कारवां ऐसे चलता रहा, कारवां नाम मैंने जानबूझ के लिया है, ये कारवां अगर ऐसे ही चलता रहा तो सत्ता इनसे बहुत दूर हो जाएगी, फिर पकड़ में नहीं आएंगे ना नरेंद्र मोदी, ना दिल्ली, ना कुछ नहीं, सब कुछ बाहर हो जाएगा काबू से। सर ये सब तो पहले इनके काबू से बाहर है। वो जिस एलओपी की कुर्सी पर बैठे वो भी हाथ से छूट जाएगी, और कांग्रेस का तो जो हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। और आप सच कह रहे हैं, पीएम मोदी के भाषण से डरे हुए हैं। इनको लगता है कि इनकी तो अच्छी तरीके से खाल उतारी जाएगी, इसीलिए ये भाषण ना हो, इसके लिए सब पैंतरेबाजी की गई। लेकिन आज देखते हैं क्या होता है, लोकसभा में पीएम मोदी बोलते हैं या नहीं, हालात क्या होते हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो तो यही है कि वो शायद नहीं बोलेंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में बोलेंगे तो जो देश की जनता उनको सुनना चाहती है, हम सब जो सुनना चाहते हैं, वो राज्यसभा में उनके भाषण को सुन लेंगे। लेकिन ये जो कुछ हुआ है पिछले 4 दिन में लोकसभा के अंदर सर, ये वाकई शर्मसार करने वाला है। और मर्यादा की सारी सीमाएं विपक्ष ने लांघ दी हैं। अब तो इनके लिए शब्दावली भी खत्म होगी, क्या क्या बोला जाए। एलओपी ही ऐसा हो तो सर बाकी के लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये तो सब देख सकते हैं। लेकिन सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी बड़े विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।